हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी। और जैसे ही आप लोगों ने थंबनेल और जो हमारा टाइटल है उसके अंदर देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेकंड बीएचएमएस एग्जामिनेशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने बनाया था फॉर द फर्स्ट बीएचएमएस। और उसके ऊपर से मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सेकंड बीएचएमएस, थर्ड बीएचएमएस, इवन दो फोर्थ बीएचएमएस के लिए भी मुझे कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उनके साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज कि मैं अभी इंटर्नशिप मेरा चल रहा है, तो आई नो कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं सेकेंड ईयर के लिए बना रही हूँ। इंशाल्लाह इस पूरे वीक के अंदर मैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को भी इसके साथ कंबाइन कर लूंगी। ठीक है, इस पूरे वीक के अंदर आपको थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपको जो वीडियो था उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई थी, उसी तरीके से इस वीडियो में भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे शुरू करते हैं कि पहले आपको अगेन जो चीज है, जो बेसिक चीज है, विच इज सिलेबस। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता है। ठीक है, जैसे सिलेबस की मैं बात करती हूँ तो अगेन मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनकी एग्जाम रहने वाली है। ठीक है, अभी सेकेंड ईयर में आ गए ना, तो ऐसा बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम होने वाली है, कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं होने वाली है। ठीक है, बिकॉज कि आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाएंगे, बट सबकी एग्जाम सेकेंड ईयर में नहीं होगी। जो सिलेबस आपका कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग विच इज अ पैथोलॉजी, सेकेंड वन विच इज अ माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग दी पैरासाइटो। ठीक है, पैरासाइटो भी आपका इंक्लूड रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि इन दोनों का पेपर, इन दोनों का जो पेपर स्टाइल है वो दोनों सेम रहता है। और आपको जैसे आप एनेट और फिजियो के लिए आपने 2 पेपर दिए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पैथो के लिए एक पेपर देना है, माइक्रो के लिए एक पेपर देना है। लेकिन दोनों पेपर का नाम इस तरीके से रहेगा, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। उसके आगे चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, विच इज एफएमटी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसका सिर्फ एक ही आपको पेपर रहता है, बट यहाँ पर भी आपको फॉरेंसिक मेडिसिन इज पूरा एक अलग टॉपिक है और टॉक्सिकोलॉजी एक पूरा अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइन ही एक ही पेपर निकलता है और इसको हम एक ही सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं। दूसरा हमारे पास है मटीरिया मेडिका एंड लास्टली वी हैव ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पर ये आपके दो जो है कि होम्योपैथिक सब्जेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पर ये बात आती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है अबाउट द रेपर्टरी। ठीक है, रेपर्टरी जो है बहुत सारे लोगों को मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो अब जो वो इंटरनल असेसमेंट होगा ना, उसके अंदर आपको रेपो के बेसिक चीजें ही पूछी जाती हैं, वही जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं रेपर्टरी की। कोई आपको ज्यादा डीप में रेपर्टरी में नहीं ले जाएगा। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेपर्टरी का, इंट्रोडक्शन वाली टॉपिक्स है, वो अभी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं उसके लिए वीडियोस डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप रेगुलरली अगर वो वीडियोस देखते हो तो आपका उसका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। दूसरे अगर सब्जेक्ट में कहूँ कि आपको कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे जिनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया जाएगा, एग्जाम सिर्फ इतने की ही होगी। ठीक है, यहाँ से आपके निकल कर आएंगे 2 पेपर, जैसे मैंने इन दोनों के बताए। उसके बाद एक एफएमटी का एक पेपर आएगा, प्लस आपका आ जाएगा ऑर्गेनोन का एक पेपर, प्लस आपका एक आ जाएगा मटीरिया का पेपर। ठीक है, मतलब 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 पेपर रहेंगे आपके। ठीक है, सब्जेक्ट भी आपके पास इतने हैं, 5 पेपर भी आपके पास रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरा अगर मैं बताऊं कि दूसरा आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उनका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, लाइक आपको सर्जरी पढ़ाया जाएगा, जो कि हमें भी पढ़ाया जाता था, ऑप्स और गायनेक, जिसको कि हम ओबीजीवाई बोलते हैं, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। बिकॉज कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो आपको थर्ड ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर में इनका जो है कि क्वेश्चन आता है, इनके बारे में एग्जाम रहती है, इसीलिए ये हमें भी सेकेंड ईयर से पढ़ाए जाते थे। ठीक है, लेकिन इनका सेकेंड ईयर में कोई एग्जाम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक लेते हैं यहाँ पर, विच इज एग्जाम पैटर्न। ओके, एग्जाम का पैटर्न
एग्जाम का पैटर्न जो है ना वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, जैसे आपका फर्स्ट बीएचएमएस के अंदर रहता था, ठीक है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तब हमको एमसीक्यूज वगैरह नहीं आते थे, और हमारा सिर्फ 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट और कुछ 1 मार्कर रहते थे, जिसके अंदर हमें एमसीक्यूज नहीं दिए जाते थे, हमें जस्ट फिल द ब्लैंक्स एंड कुछ डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। अभी आपको मोटा मोटा सा अगर मैं आपको बता दूं तो 10 मार्क्स का फुल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको कोई भी और नहीं मिलता, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। दूसरा, आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट्स पूछी जाती हैं, उसके अंदर भी आपको कोई और नहीं मिलता है, और उसके अलावा जितने भी आपके बचे जाते हैं उसके अंदर आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट के लिए भी आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं या फिर तो वाइवा किया जाता है। इन सारी चीजों को बताने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है हर एक सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, आप हर एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एफएमटी है, ठीक है, ये सब के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका सिलेबस और उसका एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें आपको उन सभी वीडियो के अंदर बता रखी है, ठीक है। तो आप तब तक वो वीडियो देख लेना, सारी आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अभी एग्जाम पैटर्न से हटते हुए हम दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि आपका जो फर्स्ट बीएचएमएस था वो आपका 1.5 ईयर का था, मतलब कि 1 ईयर और उसके साथ 6 महीने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो और यहाँ से ऑनवर्ड्स, मतलब कि 3rd ईयर और 4th ईयर भी आपका सिर्फ और सिर्फ 1 साल का रहेगा, मतलब कि 12 महीने का रहेगा, ठीक है, सिर्फ 12 महीने, सिर्फ 1 साल। उसके आगे जो एडिशनल 6 मंथ मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये चीज आपने क्लियर करके रख लेनी है। आगे दूसरी चीज मैं आपको बताती चलूँ तो वो आपका फॉर्मेट जो है हर एक सब्जेक्ट के वाइज, वो मैं आगे आपको दूसरे पॉइंट में बताती हूँ, ठीक है। ये हमारा 3rd पॉइंट है, जिसके अंदर की मैं आपको बताऊंगी आपका सब्जेक्ट वाइज स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब कि जिसको पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। मैं तो थी तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता था, वो है पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी में आपको बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, इवन तो वो सारी चीजें जो है कि इम्पोर्टेंस भी रखती हैं एकेडमिक के अंदर, आपका आगे जब सर्जरी पढ़ोगे, ऑब्स्टाइनिक पढ़ोगे तो सबका ही बेस बनाती है, ठीक है। तो पैथोलॉजी के अंदर अगर मैं मोटा मोटा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बताऊं तो देयर इज अ जनरल पैथोलॉजी एंड देयर इज अ सिस्टमिक पैथोलॉजी, ठीक है। जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी, इस तरीके से उसकी थोड़ा सा डिवाइडेशन हुआ है। अभी यहाँ पर है ना, आपको जो पैथोलॉजी पढ़ना है, अगर जिसे उसको समझना है तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आपके सबसे पहली चीज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इधर आप जनरल पढ़ रहे हो, इधर आप सिस्टमिक पढ़ रहे हो। जैसे सिस्टमिक ऑफ कोर्स पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा उस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट दी हार्ट, अबाउट दी आर्टरीज एंड कैपिलरीज, तो आप जाकर फिजियोलॉजी के अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लो, फिर अपना जो सीवीएस का पूरा कॉन्सेप्ट है वो शुरू करो, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। जैसे रेसिपी है तो रेसिपी के अंदर हमारा ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फिर कितने में डिवाइड होती है, फिर वो आगे जाकर क्या बनता है, लंग्स है तो लंग्स के कितने लूब्स हैं, ठीक है। सारी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आगे जाकर आपको पैथोलॉजी अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं याद है तो वापस से जाओ, वापस से अपना सेम्बुलिंगम उठाओ, जो भी तुम रेफरेंस बुक यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि रेफरेंस बुक ही यूज करो फॉर द रिविजन, ठीक है। ज्यादा टेक्स्ट बुक के ऊपर जाओगे तो तुम्हारा टाइम खराब होगा। रेफरेंस बुक के ऊपर जाओ, डायग्राम्स देख लो, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस से पैथोलॉजी में आओ और उसके जो सारे डिजीजेज हैं वो पढ़ लो, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको जैसे कोई भी डिजीज तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी पैथोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसका कॉज तुमको पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में वाइवा में क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा तुमको मैकेनिज्म्स अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। कोई भी मैकेनिज्म है, कोई भी डिजीज होने का मैकेनिज्म है, उसको है ना तो तुम फ्लो चार्ट के अंदर बना सकते हो। ये मेरा बहुत, मतलब कि मुझे बहुत मजा आता है सारी चीजें फ्लो चार्ट में बनाने के लिए। और तुम इसका जो टेबल बना सकते हो, ठीक है।
अगर तुम्हारे बुक में नहीं है बट स्टिल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इसका टेबल बना सकती हूँ, मुझे इससे बहुत अच्छे से मेमोराइज होता है, ठीक है, तो आप उसका टेबल भी बना सकते हो। अपने तरीके से स्टडी करोगे ना तो वो सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। उसके अलावा जैसे ना यहाँ पर तुम्हारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका आंसर लिखने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि जब आपको ज्यादा मार्क्स गेन करने होते हैं ना एग्जाम के अंदर, तो बेसिक इंपॉर्टेंस आपने देना है आपका जो पेपर लिखने का पैटर्न है उसके ऊपर, ठीक है। आपका जो पेपर है वो खोलते हुए अट्रैक्टिव लगना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन जो आपका एग्जामिनर उसको चाहिए ना वो आपने एज इट इज दे रखी है, ठीक है। बिकॉज कि बहुत बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखोगे तो कोई उसको पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन है, बेसिक साइकोलॉजी है। तो जैसे पैथोलॉजी है तो उसको आंसर का पैटर्न कैसा होना चाहिए, उसका आंसर का पैटर्न एक होता है, वो क्या क्या आपने ऐड ऑन करना है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो लिखा हुआ आता है कि भाई डेफिनेशन लिखो किसी भी चीज की, उसके टाइप्स बताओ, क्लासिफाई करो उस चीज को, उसके कॉजेज लिखो और क्लिनिकल फीचर लिखो और उसका जो है कि ट्रीटमेंट लिख दो। तो ये सारी चीजें आपने लाइन वाइज लिखनी है। उसके बियॉन्ड अगर कुछ लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतनी चीजों के हर एक चीज के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर पैटर्न है, बेसिक एक पैटर्न है, सबके अंदर फॉलो होगी। सबसे पहली चीज है डेफिनेशन, पैथोलॉजी की डेफिनेशन से लेकर किसी भी डिजीज की डेफिनेशन तक। उसके बाद आता है आपका टाइप्स, कोई भी चीज है, कोई भी डिजीज है या फिर तो कोई जनरल पैथोलॉजी में कोई चीज है उसके टाइप्स है, इडिमा है तो उसके टाइप्स हैं, तो उस चीज को लिखो। उसके बाद है कि भाई कॉजेज, ठीक है। कॉजेज में बहुत सारी जगहों पर लिखा होता है इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी का मतलब कॉजेज ही होता है। उसके बाद हम चलेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो पैथोजेनेसिस लिखना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आता है आपका क्लिनिकल फीचर, ठीक है। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स जो है क्लिनिकल फीचर्स वो आपने लिखने हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट, या फिर तो अगर बहुत जगह पर मैनेजमेंट नहीं लिखा होता है, ट्रीटमेंट लिखा होता है, उसको हम TX करके लिखते हैं, ठीक है। TX दैट मीन्स ट्रीटमेंट, C&F दैट मीन्स क्लिनिकल फीचर, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके आंसर के अंदर होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, विच इज माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग द पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगेन आपका जो है कि फोकस रहता है 2-3 जगहों पर। जैसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाता है आपका बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरसेस, या फिर तो वायरोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा कुछ बेसिक्स भी हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जिसके अंदर कि आपका कल्चर मीडिया आ जाता है, आपका जो है कि स्टेनिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो है कि हाइजीन वगैरह कुछ क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, राइट। तो वो सारी चीजें भी अलग से आपको फुल क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट नोट के अंदर पूछी जाती है। इन सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहां पर जाकर भी देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन का फुल मार्क्स बनता है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूंगी कि माइक्रोबायोलॉजी का आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि वापस से अगेन एक चीज बता देती हूँ कि हर जगह डेफिनेशन लिखना इज मस्ट, ठीक है। और डेफिनेशन ऐसी चीज है अगर नहीं पूछी गई है ना फिर भी लिख देना, ठीक है। तो वो आपका एक तो जगह भी अच्छे से उसके अंदर आ जाती है और एक तरीके से अच्छा भी लगता है वो देखने में, ठीक है। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं कि भाई जो पैरासाइटो है, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो इन सब का ना एक क्लासिफिकेशन है। जिससे कोई भी आपको स्पेसिफिक बैक्टीरिया पूछा जाता है तो उसका भी अपने लिखना रहता है, उसकी भी कुछ बेसिक चीजें लिखनी रहती हैं। पैरासाइटो है तो उसके, कोई पैरासाइट है तो उसका भी कुछ बेसिक चीजें लिखनी रहती हैं। वो मैं आपको साइड में जो मेरी नोट्स हैं, जो मेरा अभी कोर्स चल रहा है सेकंड BHMS के लिए, उसके जो सारे नोट्स के फोटोग्राफ्स हैं वो मैं साइड में आपको लगाती रहूंगी, आपने वो देखते रहना है, ठीक है। वो चीजें आपने लिखनी है। उसके बाद बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, सबके अंदर जो कॉमन चीजें लिखी जाती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग विच इज हैबिटेट, वो रहते कहाँ पर है, ठीक है। हैबिटेट का मतलब होता है वो रहते कहाँ पर है। दूसरी चीज है कि उसका डायग्राम, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस है, उसको भले ही आपने ऐसे वो इस तरीके से होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस भले ही ऐसे होता है बट ऐसे बनाने हैं, ऐसे आपने डायग्राम बनाना है,
ठीक है। और मैं आपको डायग्राम्स भी थोड़े बहुत साइड में दिखाती रहूंगी, आपने वो भी देखते रहना कि इस तरीके से आपने डायग्राम बनाने हैं, उसके ऊपर मार्किंग इस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है जो कि इंपॉर्टेंस रखती है, विच इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंस रखती है विच इज इंक्यूबेशन पीरियड। सबके अंदर ये चीज होती ही है, ठीक है, आपने बस ढूंढनी रहती है। उसके बाद दूसरा आपके पास है विच इज लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल पूरी किस तरीके से होती है, वो खास करके पैरासाइट के अंदर बहुत बार मतलब उसकी लंबी लंबी लाइफ साइकिल्स होती हैं, तो वो आपको लिखनी है। चार्ट फॉर्म के अंदर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से ऐसा कुछ आपने लिखा है, फिर नीचे एरो किया है, फिर लिखा है, फिर नीचे एरो किया है, ठीक है, तो उस तरीके से चार्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका क्लिनिकल फीचर, राइट, एंड द सेकेंड थिंग इज द ट्रीटमेंट, और उससे पहले ये आपका लैब डायग्नोसिस आता है, ठीक है, लैब डायग्नोसिस जिसके अंदर आपको जो भी कुछ एक्सरे, सीबीसी, ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी लैब डायग्नोसिस में आती है, एंड देन आपने ट्रीटमेंट लिखनी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये लाइन वाइज लिखने हैं, जैसे डेफिनेशन लिख ली, क्लासिफिकेशन लिख लिया, उसके बाद ही हेपेटाइट लिखना है, उसके बाद ही डायग्राम बनाना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें लाइन वाइज जाएगी। ये आपका हो गया माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी का हमारा आंसर का पैटर्न। दूसरा आपके पास आता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसके अंदर है ना, मैं आपको मतलब कि एमसीक्यू जैसे आपके आने लग गए हैं, जैसे वाइवा वगैरह है, ठीक है, तो उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंस ये चीज रखती है विच इज सीआरपीसी एंड आईपीसी। ठीक है, सीआरपीसी एंड आईपीसी का जो नंबर है ना, वो सारे नंबर जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उन सबके नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि भाई ये कोई भी पर्टिकुलर कोई आंसर आप देख रहे हो, कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या सीआरपीसी का चीज आया था, उसका क्या नंबर था, क्या आईपीसी का नंबर था, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जैसे स्पेसिफिक अगर मैं कोई क्वेश्चन के ऊपर जाऊं तो लाइक इंजरीज वगैरह हैं, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, तो उन सब के ना तुम चार्ट बनाकर उस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज है आपके पास जैसे टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आपके पॉइजन्स आ जाते हैं, तो उन पॉइजन्स को भी कैसे लिखा जाता है, तो उन पॉइजन्स का सबसे जो हाईलाइटिंग पॉइंट है जो एक एग्जामिनर देखता है वो होता है एक्शन, उसका बॉडी के ऊपर क्या एक्शन है, ठीक है, उसके बाद उसका एंटीडोट क्या है, और उस पॉइजन की वजह से क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, ठीक है, और ये होमिसाइडल है या फिर तो सुसाइडल है, ठीक है, तो ये चीजें भी बहुत बार पूछी जाती हैं वाइवा में भी, और बहुत बार जो है कि इसके क्वेश्चन भी अच्छे से बनते हैं, ठीक है, तो एफएमटी का पेपर आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद जैसे हम आगे जाते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। तो ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन में यहाँ पर आपको कहूंगी कि जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ऑर्गेनोन की प्रिपरेशन करी थी वो तो आपने याद रखनी है, उसका भी रिवीजन करते रहना है। साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ऑर्गेनोन के लिए अलग से मैंने जो है कि वीडियो बना रखा है, उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया है कि भाई आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, तो वो आप जाकर देख सकते हो, और वो सिलेबस भी आपने एज इट इज ही रखना है, उसके अंदर भी कुछ एफोरिज्म्स हैं वो आपने पढ़ने हैं, अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो वो तो जैसे कि आपका बेसिक अभी थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ऑर्गेनोन किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद यस, ऑर्गेनोन के अंदर आपका अभी ना फिलोसॉफी जैसे ऐड हुआ है, ठीक है, तो फिलोसॉफी किस तरीके से लिखा जाता है उसका एक आंसर लिखने का पैटर्न मैं बता देती हूँ, जो कि ऑफ कोर्स मुझे भी फोर्थ ईयर में आकर ही पता चला था कि इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलता है। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हम केंट सर का फर्स्ट वाला चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे आपका ये पेपर है ना, तो यहाँ पर आपने मोटा मोटा सा लिख देना है कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, और यहाँ पर आपने उसका टाइटल लगा देना है, ठीक है, यहाँ पर टाइटल रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर ही आपने लिखना है कि ये कौन से ऑथर की बुक के अंदर लिखा गया है। तो जैसे केंट सर का पूरा नाम आपने लिख दिया, बुक करके आपने टाइटल लगाकर लिखना है कि लेक्चर ऑन द होम्योपैथिक फिलोसॉफी बाय डॉक्टर केंट, ठीक है, इस तरीके से बुक का नाम आपने लिख दिया, और फिर लास्ट में आपने चैप्टर
नेम लिखना है, चैप्टर नंबर लिखना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर इस इंफॉर्मेशन को दिया गया है। देन उसके बाद आप कंटिन्यूएशन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक जो है कि आंसर लिखने का पैटर्न रहता है फॉर दी फिलोसॉफी, खास करके जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, बिकॉज की प्रेजेंटेशन इसका अच्छा लगता है। फोर्थ हमारे पास फिफ्थ वन हमारे पास सब्जेक्ट है विच इज मटीरिया मेडिका, ठीक है। तो मटीरिया मेडिका भी आपको फर्स्ट ईयर का भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, सेकेंड ईयर के भी मेडिसिन अलग हैं तो वो भी आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सेकेंड ईयर में आकर आपको इतना आइडिया है कि भाई क्या चीजें लिखनी है मटीरिया के अंदर, लेकिन सेकेंड ईयर में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपको एड ऑन करनी है वो है आपका रिलेशनशिप। कोई भी मेडिसिन लिखोगे ना तो उसका रिलेशनशिप लिखना है लास्ट में, राइट, लास्ट में उस चीज को लिखना है। दूसरी चीज है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है, 2 ड्रग्स की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है। और मैं आपको साथ ही साथ एक एडिशनल टिप दूंगी जिससे आपका मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन दोनों अच्छे से आपको क्लियर होगा कि आपको सेकेंड ईयर से ही कोई क्लिनिक में जाना है, ठीक है। क्लिनिक से मेरा मतलब है कोई होम्योपैथिक क्लिनिक, ठीक है। आप चाहो तो एलोपैथिक क्लिनिक में जा सकते हो डेफिनेटली, बट यहाँ से आपको मटीरिया मेडिका का और ऑर्गेनॉन का इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जाओगे होम्योपैथिक क्लिनिक में जाओगे, वहां पर जाकर ना अपने थोड़ा सा केस टेकिंग करना है, अपने आप से ही केस टेकिंग करना है। अगर क्लिनिक में जाकर नहीं कर सकते हो केस टेकिंग, अपने घर में अगर किसी को हुआ है, आसपास किसी को हुआ है, तो केस टेकिंग करना शुरू करो, ठीक है। केस टेकिंग करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा और केस टेकिंग के बारे में भी बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा आपका सिलेबस है ऑर्गेनॉन के अंदर केस टेकिंग का, तो वो आपको वहां से अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में कि भाई थर्ड फोर्थ पॉइंट के बारे में, ठीक है, कि भाई आपने फोकस करना है ऑन कोर सब्जेक्ट, ठीक है। कोर सब्जेक्ट या फिर तो कोर कॉन्सेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट का कोई कोर है तो उसके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैं कहूंगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। आप जो है कि सीबीडीसी का जो पूरा सिलेबस आया है उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। उसके बाद आपने आपका जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आप देख सकते हो, वहां से भी आपको जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में विच इज बुक्स, ठीक है। अब ये जो बुक्स है ना उसके अंदर अगेन मैं आपको टेक्स्ट बुक कहूंगी, टेक्स्ट बुक यूज करनी है आपने। उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देख सकते हो, यूट्यूब के कुछ जो है कि वीडियो लेक्चर्स हम आप देख सकते हो। ऑर्गेनॉन मटीरिया के लिए आपको मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। और मैंने भी एक कोर्स लॉन्च किया है जो भी अभी हाफ वे में है, ठीक है। हाफ वे में मैं ऐसा कहूंगी कि जो हमारा ऑर्गेनॉन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और मटीरिया मेडिका भी हाफ वे में है और हमारा जो एफएमटी एंड पैथो एंड माइक्रो है वो भी अराउंड 80% उसके भी मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको उस कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो आगे मैं इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊंगी वो है आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कि अभी अब आपका ना एक ही ईयर यहाँ पर आपको एडिशनल 6 मंथ मिलेंगे नहीं, तो आपने जो थियोरी की खास करके मैं कहूंगी तो आपको थियोरी के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे ना तो उन क्वेश्चन पेपर को लो, उन क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा कुछ सैंपल पेपर अपने आप से बना लो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं भी आपको सैंपल पेपर्स बनाकर दूंगी, मेरी ऐसी कुछ थॉट्स हैं मेरे, तो वो आपको सैंपल पेपर्स में बनाकर दूंगी जिससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका होगा
और जो है कि आपका, जैसे मैंने आगे कहा कि जो पेपर का पैटर्न है, जो पेपर का आपका ब्यूटी है, वो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपका यहाँ से आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें करके भी आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है कि भाई मेरी कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उस गलती को, उस चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको अच्छे से रिजॉल्व करना है, ठीक है। उसको रिजॉल्व करोगे तो भाई तुम्हें अभी से ही आदत हो जाएगी पेपर लिखने की, अभी से एक अच्छा सा माइंडसेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको कहूंगी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अगेन, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपने आप को ही ठीक रख कर आपका दिमाग और अच्छे से काम करेगा। जैसे उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपने स्लीप अच्छे से लेनी है, आपने अपना डाइट अच्छे से मेंटेन करके रखना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं तो आप वॉक भी कर सकते हो नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम करोगे तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए घंटों लग जाते थे, उसके वो तुम्हें सिर्फ हाफ एन आवर या फिर तो 20 मिनट्स के अंदर भी आप उस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट रहता है एक अपनी खुद की हेल्थ ठीक रखने का, ठीक है। उसके अलावा प्रोमोडोमो जो टेक्निक है वो भी तुम यूज कर सकते हो। वैसे ये मेरे लिए तो इतनी ज्यादा हेल्पफुल रही नहीं थी, अगर तुम्हें हेल्पफुल रहती है तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो इस चीज को। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि मैं 5-6 घंटे तक भी बैठकर पढ़ सकती हूँ, मुझे इतना ज्यादा जो है कि ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी तुम्हें ब्रेक की जरूरत पड़ती है तो तुम डेफिनेटली उस टेक्निक को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या करना रहता है, जैसे सिंपली तुमने 1 आवर पढ़ा है या फिर तो तुम अपने तरीके से 15 मिनट देख सकते हो, एक क्वेश्चन देख सकते हो, उसके बाद तुमने 5 मिनट का ब्रेक लेना है, देन अगेन 50 मिनट पढ़ना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोमोडोमो टेक्निक। तो ये टेक्निक रहती है। उसके अलावा मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि जो मैंने कोर्स बना रखा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने पहले उसके बारे में वीडियो भी बनाया था कि भाई आपको कौन कौन से मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो उस कोर्स के अंदर जो है कि मैं आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो वीडियो लेक्चर्स अभी पहले से अपलोड हो रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे एज इट इज। दूसरी आपको ये चीज मिलेगी कि उसके अंदर मैंने बहुत सारी बार बताया है कि आपको वाइवा में एमसीक्यूज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है कि बहुत मतलब कि बहुत इजी वे में मैंने सारे लेक्चर्स बना रखे हैं वहां पर, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे उसी एक जितना भी आप पेमेंट करोगे उसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे उन सारे सब्जेक्ट के अंदर। सारे सब्जेक्ट का जो है कि मेरा कोर्स चल रहा है तो उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हो मेरे पास से, राइट। तो अब ये जो पूरा कोर्स है ना वो मैं टेलीग्राम के ऊपर नहीं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ही चला रही हूँ। आपको यूट्यूब पर ही उसके वीडियोस मिलेंगे, बट उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके रहेंगे 500 RS पर मंथ, ठीक है। पर मंथ आपने देना है। अभी जो है कि ऑलमोस्ट पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट होने आया है, तो अराउंड सिर्फ इसको 2 मंथ लगेंगे पूरा कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो आपने इतने रुपीस पे करने हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपकी एक एडवाइस चाहूंगी, ठीक है, आप मुझे एडवाइस दे सकते हो। आपने कमेंट करना है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरा जो चैनल का नाम है अयंग होम्योपैथ, उसके बाजू में आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा है, ठीक है। उस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर का कोर्स, जिसके अंदर मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन और आपका फार्मेसी, फिजियोलॉजी और एनाटमी, सबके लिए अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग आपको पैसे पे करने हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या आप चाहते हो कि सेकेंड ईयर का भी मैं यूट्यूब के ऊपर मेंबरशिप के अंदर आपको जो है कि कोर्स प्रोवाइड करूं, जिसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पैसे पे करने हैं, या फिर तो आपको यही वाला जो है कि 500 RS पर मंथ आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। ये एडवाइस आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देनी है।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा खासा हेल्पफुल रहा होगा फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।